स्वागत है। आज हम भारत में यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनियों के आने से जुड़े जो स्रोत हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। मकसद ये समझना है कि भाई कौन कौन सी कंपनियां आईं, क्यों आईं और उनके आने का यहाँ क्या असर पड़ा। हाँ, ये देखना दिलचस्प है कि कैसे व्यापार से शुरुआत हुई और बात कहाँ तक पहुंची। तो ये कहानी शुरू होती है करीब 15वीं-16वीं शताब्दी में। जी, लगभग 500 साल पहले। स्रोत ये बताते हैं कि भारत अपने संसाधनों और लोकेशन की वजह से यूरोप की ताकतों के लिए एक एक चुंबक जैसा था। बिल्कुल, मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, क्या नहीं था। और वो सीधा रास्ता खोज रहे थे यहाँ तक आने का। हाँ, बिचौलियों को हटाना चाहते थे। तो इन स्रोतों में जो मुख्य खिलाड़ी बताए गए हैं उन पर आते हैं। सबसे पहले कौन? पुर्तगाली। हाँ, वास्को डी गामा, 1498 में कालीकट। जी, इसी से यूरोप से भारत का सीधा समुद्री रास्ता खुला। स्रोत कहते हैं कि उनका पहला मकसद साफ था, मसाले, खासकर काली मिर्च, इलायची, जिस पर अरब और वेनिस वालों का कंट्रोल था, उसे तोड़ना था। और उन्होंने जल्दी ही पश्चिमी तट पर मतलब गोवा में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। गोवा तो फिर उनकी राजधानी बन गया। हाँ, गोवा उनका मेन सेंटर बन गया। लेकिन ये सिर्फ मसालों की बात नहीं थी, जैसा आपने कहा, उन्होंने अपनी नेवी की ताकत इस्तेमाल की। अच्छा। जी, हिंद महासागर के ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल करने की कोशिश की। वो एक कारताज सिस्टम लाए थे। कारताज, वो क्या था? एक तरह का परमिट, मतलब भारतीय जहाजों को भी समुद्र में व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना पड़ता था। अरे, तो मतलब सिर्फ व्यापार नहीं, व्यापार पर कब्जा। बिल्कुल, और उनकी चौकियां सिर्फ गोदाम नहीं थी, छोटे किले थे, सैनिक भी होते थे वहां। फिर इनके बाद इनको टक्कर देने कौन आया? करीब 100 साल बाद डच। जी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वीओसी, 17वीं सदी की शुरुआत में 1602 में बनी थी ये। हाँ, वीओसी तो बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती थी उस वक्त की। बहुत शक्तिशाली। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने पुर्तगालियों को मसाला व्यापार से, खासकर इंडोनेशिया वाले द्वीपों से, काफी हद तक बाहर कर दिया। और भारत में? भारत में उन्होंने मसूलीपट्टनम, पुलिकट, इन जगहों पर 1610 के आसपास अपनी बस्तियां बनाईं। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उनका फोकस मसालों से ज्यादा कपड़ों पर शिफ्ट हो गया। कपड़ों पर? हाँ, सूती कपड़े। वो समझ गए थे कि भारतीय कपड़ों की यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत डिमांड है। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी? बिल्कुल, और उनकी कंपनी की बनावट भी खास थी। डच सरकार ने उन्हें 21 साल के लिए व्यापार का एकाधिकार दिया था। सिर्फ व्यापार का? नहीं, संधि करने, किले बनाने, यहाँ तक कि लड़ाई करने का भी अधिकार था। वो एक कंपनी कम एक छोटा मोटा राज्य ज्यादा थी। बाप रे, मतलब पूरी ताकत थी उनके पास। जी हाँ, मुनाफे के लिए काम करने वाला राज्य। उनकी सफलता इसी संगठन और कभी-कभी उनकी सख्ती में भी थी। इसी दौर में फिर अंग्रेज भी आ गए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, 1600 में चार्टर मिला था महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। लेकिन स्रोत बताते हैं कि इनकी शुरुआत थोड़ी धीमी रही। हाँ, काफी संघर्ष करना पड़ा। पुर्तगाली और डच पहले से जमे हुए थे। उन्हें अपनी पहली पक्की फैक्ट्री, जो असल में किलाबंद गोदाम ही होता था, सूरत में लगाने में 1613 तक का इंतजार करना पड़ा। मुगल बादशाह जहांगीर से इजाजत लेकर? जी। अंग्रेजों की शुरुआत भले धीमी थी, पर उनकी सोच लंबी अवधि की थी। सूरत के बाद उन्होंने धीरे धीरे पैर पसारे। कहाँ का? जैसे 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, फिर 1668 में बॉम्बे मिला पुर्तगालियों से दहेज में, और फिर कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव रखी 1690 के आसपास। स्रोत यही बताते हैं कि अंग्रेजों ने व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे पॉलिटिक्स में भी दखल देना शुरू किया, और यहीं से उनकी कहानी दूसरों से अलग हो जाती है। हाँ, ये सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहे। अच्छा, फिर फ्रांसीसी भी थे? जी, वो थोड़ा देर से आए। उनकी कंपनी 1664 में बनी थी और उन्हें सरकार का सीधा सपोर्ट था। उनका मेन सेंटर कहाँ था? पौंडीचेरी, 1674 में, और बंगाल में चंदन नगर में भी थे वो। और स्रोत बताते हैं कि 18वीं सदी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में जबरदस्त टक्कर हुई। हाँ, कर्नाटक युद्ध बहुत महत्वपूर्ण थे वो। ये सिर्फ दो कंपनियों की लड़ाई नहीं थी। तो क्या था? ये भारत की जमीन पर लड़ी जा रही एंग्लो फ्रेंच ग्लोबल दुश्मनी का हिस्सा था। इन युद्धों से साफ हो गया कि यूरोपीय कंपनियां अब सीधे सीधे भारतीय राजाओं के आपसी मामलों में कूद रही हैं। उनकी सेना इस्तेमाल कर रही हैं, राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ रही हैं। बिल्कुल। और इन्हीं युद्धों के नतीजों ने भारत में अंग्रेजों के दबदबे का रास्ता साफ किया। इन बड़ी ताकतों के अलावा एक और नाम आता है स्रोतों में, डेनिश। हाँ, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका असर कम था, पर वो थे। 1616 और 1620 में कंपनी बनी। उनके अड्डे कहाँ थे? तमिलनाडु में त्रंकेबार,
मतलब तरंगाबाई और बंगाल में सिरमपुर। तो उनका व्यापार कैसा था? स्रोत कहते हैं कि वो ज्यादातर एशिया के अंदर ही व्यापार करते थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ये दिखाती है कि भारत का आकर्षण कितना ज्यादा था। डेनमार्क जैसा छोटा देश भी यहाँ आ गया। सही बात है। ये दिखाता है कि यूरोप में एशिया से व्यापार करने की कैसी होड़ मची थी। हर कोई इस मुनाफे वाले खेल में आना चाहता था। जी, और भले ही डैनिश कंपनी उतनी कामयाब नहीं हुई, ट्रंकेबार और सेरामपुर बाद में ज्ञान और संस्कृति के केंद्र भी बने। प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में उनका योगदान रहा। तो हमने देखा कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश कई खिलाड़ी मैदान में थे। अब सवाल ये कि भाई भारत ही क्यों? ऐसी क्या खास बात थी? हाँ, ये अहम सवाल है। स्रोत कुछ मुख्य कारण बताते हैं। पहला तो जाहिर है संसाधन। बिल्कुल, मसाले, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल, यूरोप में सोने के भाव बिकते थे ये। सिर्फ स्वाद नहीं, खाने को बचाने और दवाइयों में भी काम आते थे। और कपड़ा, भारत का कपड़ा, मलमल, छींट, रेशम, यूरोप में इसकी जबरदस्त मांग थी। फैशन बदल दिया था इसने वहां का। इनके अलावा हीरे, मोती, नील, शोरा, लिस्ट लंबी है। सच में सोने की चिड़िया वाली बात थी। हाँ, और ये सिर्फ चीजें नहीं थीं। यूरोप में इनकी वैल्यू समझनी होगी। मसाले स्टेटस सिंबल थे। भारतीय कपड़े इतने अच्छे और सस्ते थे कि यूरोप के टेक्सटाइल उद्योग के लिए खतरा बन गए थे। तो सीधे यहां से ले जाने का मतलब था मुनाफा ही मुनाफा। हाँ, बिचौलियों को हटाकर। ये उस वक्त की यूरोपियन मर्केंटाइलिस्ट सोच थी। मतलब देश की दौलत बढ़ाने के लिए सोना चांदी जमा करो, व्यापार अपने पक्ष में रखो। भारत इसका बड़ा जरिया था। दूसरा बड़ा कारण बताया जाता है भारत की लोकेशन, उसकी रणनीतिक स्थिति। जी, हिंद महासागर के बीचों बीच, पूरब और पश्चिम के व्यापार का नेचुरल सेंटर। यूरोप से चीन और साउथ ईस्ट एशिया जाने वाले रास्ते यहीं से गुजरते थे। तो जिसका यहाँ कंट्रोल, उसका इन रास्तों पर कंट्रोल। ये सिर्फ सामान लाना ले जाना नहीं था, ये ग्लोबल ट्रेड पर दबदबा बनाने की रेस थी। इसको उस वक्त की बड़ी तस्वीर से जोड़ना होगा, जैसा आपने कहा। बिल्कुल, यूरोपियन देश आपस में भी तो लड़ रहे थे। स्पेन, पुर्तगाल, फिर डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। हिंद महासागर पर कंट्रोल मतलब एशिया के बड़े बाजार तक पहुंच। और भारत में एक सुरक्षित बेस बनाने का मतलब था इस रेस में अपनी जगह पक्की करना। हाँ, अपने दुश्मनों को चुनौती देना, अपनी नेवी की ताकत दिखाना, ये पावर दिखाने का भी एक मंच बन गया था। और तीसरा कारण, जो शायद सबसे बुनियादी है, सीधा साधा पैसा कमाने का मौका, इकोनॉमिक्स। हाँ, आखिर ये कंपनियां थीं, इनका मुख्य काम तो पैसा कमाना ही था। भारत के इतने बड़े बाजार तक पहुंचना, यहाँ के संसाधन सस्ते में लेना और यूरोप में महंगे बेचना, यही तो बिजनेस मॉडल था। बिल्कुल, कोई चैरिटी करने तो आए नहीं थे। शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना था। और यहीं पर इन कंपनियों की खास बनावट फिर से सामने आती है। जी, ये सिर्फ दुकानें नहीं थीं, इन्हें अपनी सरकारों से चार्टर मिले थे, अधिकार पत्र, जिसने इन्हें सिर्फ व्यापार का एकाधिकार नहीं दिया, बल्कि सेना रखने, किले बनाने, लोकल राजाओं से संधि करने, कानून चलाने जैसे अधिकार भी दिए। ये प्राइवेट कंपनियां थीं जो राज्य जैसी ताकत इस्तेमाल कर रही थीं। ये तो बड़ा अनोखा मॉडल था। हाँ, इसी ने उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाया और इसी से उन्हें व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे राजनीतिक कंट्रोल बनाने में भी मदद मिली। सरकारें भी खुश थीं, कंपनी कामयाब तो देश की इकोनॉमी मजबूत। तो ये तो हो गया कि ये कौन थे और क्यों आए। अब बड़ा सवाल कि इनके आने का असर क्या हुआ भारत पर। स्रोत साफ कहते हैं कि ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं रही। बिल्कुल नहीं, असर बहुत गहरे और लंबे समय तक रहने वाले थे। सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक था व्यापार का संतुलन बदलना और फिर धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता का यूरोपियों, खासकर अंग्रेजों के हाथ में चला जाना। स्रोत आर्थिक शोषण की बात करते हैं। जी, शुरुआत में व्यापार शायद बराबरी का रहा हो, लेकिन धीरे धीरे खासकर 18वीं सदी के मध्य के बाद कंपनियों ने अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल करके भारतीय उत्पादकों का शोषण शुरू किया। जैसे बंगाल के जुलाहों को कम कीमत पर या जबरदस्ती कंपनी के लिए काम करने पर मजबूर करना। भारत का जो मशहूर टेक्सटाइल उद्योग था वो धीरे धीरे तबाह होने लगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, वहां मशीनों से सस्ता कपड़ा बनने लगा जो भारत में बेचा जाने लगा और यहाँ से कच्चा माल जैसे कपास ब्रिटेन जाने लगा। इसे धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा गया।
भारत की दौलत लगातार इंग्लैंड जा रही थी। और ये आर्थिक बदलाव राजनीतिक बदलावों से जुड़ा था। हाँ, बिल्कुल। कंपनियां सिर्फ व्यापारी नहीं रहीं, उन्होंने यहाँ के राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठाया, एक का साथ देकर दूसरे के खिलाफ लड़े। संध्या की और धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्सों पर सीधे या परोक्ष रूप से कंट्रोल कर लिया। प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर 1764। इनके बाद तो बंगाल पर कंपनी का ही राज हो गया एक तरह से। जी, और ये सिलसिला बढ़ता गया। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया। भारत औपचारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। सोचिए, एक व्यापार करने आई कंपनी का एक पूरे उपमहाद्वीप पर राज करने वाली ताकत बन जाना कमाल है। और ये सिर्फ इकोनॉमी और पॉलिटिक्स तक ही नहीं रुका, इसका सामाजिक और सांस्कृतिक असर भी बहुत गहरा हुआ। वो कैसे? देखिए, यूरोपियों के साथ उनकी भाषा आई, खासकर अंग्रेजी, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनके कानून, एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके। ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार किया। हाँ, कुछ नई तकनीकें और विचार भी आए होंगे। आए, लेकिन ये प्रक्रिया अक्सर एक तरफा थी। यूरोपीय शासक अपनी संस्कृति, अपनी नस्ल, अपने धर्म को बेहतर मानते थे। भारतीय समाज, संस्कृति, ज्ञान को अक्सर कमतर आंका गया। इस सांस्कृतिक टकराव और यूरोपीय मूल्यों के असर ने भारतीय समाज को बहुत जटिल तरीकों से बदला, जिसके निशान आज भी दिखते हैं। ये सवाल भी उठता है कि जब दो संस्कृतियां मिलती हैं और ताकत बराबर न हो, तो नतीजा क्या होता है? तो अगर हम सार निकालें इन स्रोतों से, कई यूरोपीय ताकतें आईं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, भारत के पैसे और लोकेशन से खिंचकर जी, उन्होंने व्यापारिक बस्तियां बनाई, आपस में लड़े, यहाँ के शासकों से लड़े। शुरू में मकसद व्यापार था, मुनाफा था। लेकिन धीरे धीरे, खासकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में, ये मकसद राजनीतिक सत्ता पाने में बदल गया। और उनके आने से भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज सब कुछ बुनियादी तौर पर बदल गया और अंत में भारत गुलाम बन गया। ये स्रोत हमें इन कंपनियों की शुरुआती वजहों, मतलब व्यापारिक लाभ, और उनके पैर जमाने की कहानी साफ तौर पर दिखाते हैं। और साथ ही वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे व्यापार का इरादा धीरे धीरे राजनीतिक महत्वाकांक्षा और फिर जीत में बदल गया। ये दिखाता है कि आर्थिक और राजनीतिक ताकतें कैसे अक्सर जुड़ी होती हैं। इन स्रोतों के आधार पर एक आखिरी सवाल मन में आता है जिस पर सोचा जा सकता है, ये देखते हुए कि इन कंपनियों ने, खासकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कितनी बेहिसाब दौलत और ताकत हासिल कर ली थी। वो कौन सा पॉइंट था, वो कौन सी ऐसी महीन रेखा थी जो एक मुनाफे के लिए बनी प्राइवेट कंपनी और लाखों लोगों पर राज करने वाली एक सॉवरेन पावर के बीच पूरी तरह मिट गई? क्या ये हालात का नतीजा था या ये ताकत और इरादा उस कंपनी की बनावट में ही शुरू से था?